HJRS former definition, the factors in which this system depends and the system benefits. Basic definition. What is article? A piece of writing included with others in a newspaper, magazine, or other publication. What is journal? A journal is a collection of articles that is published regularly throughout the year. It serves as a primary medium through which scholars present their most recent research. Citation. It is a reference to a published or unpublished source. Impact factor. It is a mere frequency with which average article in a journal has been cited in a particular year or period. It is commonly used to evaluate the relative importance of a journal within its field. The formula to calculate the impact factor is given over here. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस फॉर्मूला को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये 2 ईयर का इम्पैक्ट फैक्टर मैयर, किसी भी जर्नल का 2 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर मैयर करने के लिए फॉर्मूला है। सपोज आप चाहते हैं कि आप ईयर 2020 का किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर मैयर करें, तो आप क्या करेंगे, उसके लास्ट 2 ईयर्स की साइटेशंस को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसकी लास्ट 2 ईयर्स की पब्लिकेशंस को। इम्पैक्ट फैक्टर 2 ईयर्स के लिए भी मैयर किया जा सकता है, 5 ईयर्स के लिए भी। उसमें चेंजेस क्या आएंगी? अगर मैं 5 ईयर्स का इम्पैक्ट फैक्टर किसी भी जर्नल का फाइंड करना चाहती हूँ फॉर द ईयर 2020, तो मैं उसके लास्ट 5 ईयर्स की साइटेशंस को ऐड कर दूंगी और डिवाइड कर दूंगी लास्ट 5 ईयर्स की पब्लिकेशन पे। नेक्स्ट, हिस्ट्री। हमें इस सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आई, इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये कब लॉन्च हुआ और कब से एप्लीकेबल है, ये सब कुछ हम हिस्ट्री में देखेंगे। This system is launched in 2019 for testing purpose and applicable from 1st July 2020. अब इसका बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड इसका ये था, द पहला पॉइंट जहां पे जो लिखा हुआ है, टू प्रमोट द हाई क्वालिटी रिसर्च। इस सिस्टम का बैकग्राउंड ये था कि एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए जो कि रिवार्डिंग भी हो और रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम भी हो, जो कि हाई क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट कर सके। अब दूसरा पॉइंट ये है, टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ अ जर्नल। इसका मकसद ये था कि हम जर्नल की क्वालिटी को मैयर कर सकें। जर्नल की क्वालिटी को मैयर करने से बेनिफिट ये हो रहा था कि ये जब हम किसी जर्नल की क्वालिटी को मैयर कर लेंगे तो वो हमारे पास एचईसी और फंडिंग एजेंसी की मदद की जाएगी कि जर्नल की क्वालिटी को बता दिया जाएगा, ताकि उनको पता हो कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट किस जर्नल पे करनी है और उनको भी पता हो कि जर्नल की रैंकिंग क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, so on. To recognize the researchers, एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए जो कि रिसर्चर्स की कम्युनिटी में वो रिसर्चर्स कौन से हैं जो कि आला मेयार का की रिसर्च कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, यानी उनको पहचाना जाए। पहले तो रिसर्चर्स को पहचान मिले, और जो चौथा पॉइंट है, टू एक्ट एज आ स्टैंडर्ड सेटिंग टूल, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो कि रिसर्चर्स की रिसर्च क्वालिटी की बेस पे, उनके रिसर्च क्वालिटी के मुताबिक उनमें उनको रैंक दिया जाए, उनमें तफरीक की जाए। तो यानी पहली तो बात ये कि रिसर्चर्स को पहचान मिले, दूसरी बात ये कि रिसर्चर्स को जब पहचान मिले तो जिस हिसाब से जिस रिसर्चर का जितना क्वालिटी का वर्क है उस हिसाब से उसको रैंक भी दिया जाए। उसके बाद इस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव इस सिस्टम का ये था कि क्वालिटी मैयर करने के लिए, किसी भी जर्नल की क्वालिटी को मैयर करने के लिए एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए जो कि पब्लिकली अवेलेबल मैयर्स पे डिपेंड करता हो, और वो क्राइटेरिया किसी खास सब्जेक्ट या डोमेन से रिलेटेड ना हो, यानी वो डिस्क्रिमिनेशन से पाक हो। उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट एरिया वाइज भी रैंकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये क्राइटेरिया बनाया गया कि सब्जेक्ट एरिया पोजीशन के तहत भी उसको अलहदा से रैंक कर दिया गया। नेक्स्ट इज, क्या अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या HJRS सिस्टम जो कि अभी 2019 में टेस्टिंग पर्पस के लिए सिर्फ लॉन्च हुआ था और जिसको 2020 जुलाई से एप्लीकेबल किया गया, क्या इससे पहले कोई रैंकिंग सिस्टम था ही नहीं, जर्नल को रैंक किया जाता ही नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। वेब ऑफ साइंस एक ऐसा रैंकिंग सिस्टम था जर्नल का जो कि 1964 में
स्टार्ट हुआ था. It contains tons of contents that have been written by leading researchers and academics. Before any articles get added in this system, it is reviewed by a panel of subject experts in a process called peer review. इससे क्या मुराद है? वेब ऑफ साइंस एक्चुअली है क्या? वेब ऑफ साइंस एक रैंकिंग सिस्टम तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे से हम जर्नल्स उठाते हैं, और ये साइट जर्नल्स की साइटेशन और उनकी पब्लिकेशन के लिए भी यूज होता है, साथ ही साथ उनको रैंक भी करता है. नेक्स्ट इज स्कोपस. स्कोपस लॉन्च हुआ था 2004 में बाय एल्सेवियर, और ये भी एक रैंकिंग सिस्टम ही है, और इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है: इट इज द लार्जेस्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस ऑफ पीयर रिव्यू लिटरेचर, साइंटिफिक जर्नल्स, बुक्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग. इट कवर्स द फील्ड्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज. अब वेब ऑफ साइंस और स्कोपस के कुछ पैरामीटर्स थे जिन पे वो जर्नल की क्वालिटी को मैयर करता था. वेब ऑफ साइंस के पैरामीटर्स थे जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, साइटेड हाफ लाइफ, आइगन फैक्टर, आर्टिकल इन्फ्लुएंस. और स्कोपस के पैरामीटर्स थे साइट स्कोर्स, सिमेगो जर्नल रैंक, सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर. इन पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन ही HJRS के पैरामीटर्स में आएगा, और इसको हम आगे जाके वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब ये सिस्टम भी थे, सब कुछ था, तो एचईसी की ओल्ड पॉलिसी क्या थी? ओल्ड पॉलिसी एचईसी की ये थी कि उसने तीन कैटेगरी में जर्नल्स को डिवाइड कर रखा था, जो कि थे डब्ल्यू, एक्स एंड वाई. जो डब्ल्यू कैटेगरी में जर्नल्स जाते थे उनका इम्पैक्ट फैक्टर होता था, वो चाहे फिर नेशनल हो या इंटरनेशनल हो. और एक्स और वाई में वो जर्नल्स जाते थे जिनका ना तो कोई इम्पैक्ट फैक्टर हो, और वो जर्नल्स जो हैं वो लोकल हों. उसके बाद देखते हैं HJRS की फॉर्मल डेफिनेशन. इट इज अ रैंकिंग सिस्टम फॉर द जर्नल्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC. This system contains a collection of research journals that are categorized into three different categories: W, X, and Y, within their respective knowledge areas on the basis of number of international and benchmarked recognized parameters that measures the quality of a journal. अब यहाँ HJRS की फॉर्मल डेफिनेशन में कैटेगरीज की बात की गई है. तो अब हम देख लेते हैं कि HJRS सिस्टम के अंदर कैटेगरीज किस तरह जर्नल्स को दी जाती हैं. जो कि हाईएस्ट रैंकिंग जर्नल होता है उसको W कैटेगरी दी जाती है, जो हाई रैंकिंग जर्नल होता है उसको X कैटेगरी दी जाती है, जो लो रैंकिंग जर्नल होता है उसको Y कैटेगरी दी जाती है. अब ये कैटेगरी किस बेसिस पे दी जाती है? कैटेगरी JPI स्कोर की बेसिस पे दी जाती है, जिसका फुल फॉर्म है जनरल प्रेस्टीज इंडेक्स. अब ये जो जनरल प्रेस्टीज इंडेक्स है ये मेनली तो मैयर करता है जर्नल की क्वालिटी को, लेकिन वो क्वालिटी वो कैसे मैयर करता है वो देख लेते हैं. वो क्वालिटी वो दो फैक्टर्स की बेसिस पे मेजर करता है, यानी JPI भी कॉम्बिनेशन है दो फंक्शंस का. जो पहला है वो है TJS, टोटल जनरल प्रेस्टीज. टोटल जनरल प्रेस्टीज में क्या मेजर किया जाता है? किसी भी सब्जेक्ट एरिया का जनरल पे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, और ये वो मेजर करता है, यानी किसी द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ अ जर्नल किसी भी सब्जेक्ट एरिया के अंदर जो कि जनरल पे ओवरऑल इम्पैक्ट है वो मैयर करेगा. और ये मैयर किस पे करेगा? वो मजीद 6 फैक्टर्स होते हैं जिनको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे. और दूसरा है जनरल प्रेस्टीज स्टेबिलिटी. ये क्या मैयर करेगा? जो पोजीशन किसी जर्नल को भी दी जाएगी एक सब्जेक्ट एरिया में, उसकी स्टेबिलिटी को मैयर करता है. यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट एरिया में किसी जर्नल को कोई पोजीशन दी गई है तो वो उस पोजीशन पे कब तक बरकरार रह सकता है, ये जनरल प्रेस्टीज स्टेबिलिटी से मैयर करता है. और इन दोनों फंक्शंस को, टोटल जनरल प्रेस्टीज और टोटल जनरल प्रेस्टीज स्टेबिलिटी को मिला के जनरल प्रेस्टीज इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, जो कि ओवरऑल फिर क्वालिटी जर्नल की क्वालिटी को मेजर करता है. और अब ये दो जो फैक्टर्स हैं, या JPI हम इन शॉर्ट या डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो JPI को कैसे स्कोर दिया जाता है या कैसे मेजर किया जाता है? JPI फर्दर ऑन इन 6 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जो कि है EFT, AIF, SJR, H इंडेक्स, CD2 एंड SNP. अब आगे चलते हैं, एक एक करके इन पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है आइगन फैक्टर.
it is the estimate of a percentage of time that a library user spends with that journal. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई भी रिसर्चर किसी भी जर्नल को जितना टाइम देगा, उसकी कैलकुलेशन जो है वो आइगन फैक्टर का स्कोर बढ़ाएगी। जितने ही जो क्वालिटी का रिसर्चर होगा उस पे सॉरी जितना ही क्वालिटी का जर्नल होगा, रिसर्चर्स उस पे अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, और वो उसी से आइगन फैक्टर का स्कोर बनता जाएगा जब हम उसका एस्टिमेट लेंगे परसेंटेज ऑफ टाइम से। ठीक है, तो ये हो गया आइगन फैक्टर। अब आर्टिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है, जो कि है हमारा नेक्स्ट पैरामीटर। आर्टिकल इन्फ्लुएंस, इट इज अ मेजर ऑफ पर आर्टिकल साइटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ द जर्नल। इसका क्या मतलब है? जब कोई आर्टिकल जर्नल में पब्लिश होता है तो उस आर्टिकल की साइटेशन प्लस वो नॉलेज एरिया जो उसने पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया के बारे में दी है, उससे उस जर्नल पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, ये आर्टिकल इन्फ्लुएंस में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे पर आर्टिकल साइटेशन की बात हुई, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी जहाँ पे लिखा हुआ है साइटेड बाय 16। ये इस आर्टिकल ग्रेवास्टार्स इन एफ आर टी आर टी आर्म्यून्यू टीम्यून्यू ग्रेविटी की साइटेशंस हैं। मतलब इसको 16 रिसर्चर्स ने अपने आर्टिकल में इस पेपर का रेफरेंस दिया है, तो इसकी साइटेशन हो गई 16। तो आर्टिकल इन्फ्लुएंस जो है वो एक तो जर्नल में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसकी साइटेशन को भी मेजर करेगा, और साथ ही साथ वो नॉलेज एरिया जो उसने इस आर्टिकल ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया के बारे में दिया है, यानी जो हमें मालूमात इस आर्टिकल ने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया के बारे में दी हैं, उससे जर्नल को क्या फायदा होता है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि उसका क्या इफेक्ट है, वो मेजर करेगा। आगे है सिमेगो जर्नल रैंक। अब सिमेगो जनरल रैंक क्या है? सिमेगो जनरल रैंक जो है, इट measures द साइंटिफिक इन्फ्लुएंस ऑफ द एवरेज आर्टिकल इन अ जर्नल। इसका क्या मतलब है? कोई भी एवरेज इस किस्म का जो आर्टिकल होता है उसका जर्नल पे क्या इन्फ्लुएंस होता है वो बताएगा। फिर उसके साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेगा कि ग्लोबली उस आर्टिकल पे जो काम हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए एक एवरेज आर्टिकल की क्या वैल्यू है, उसकी क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है जर्नल पे, उसको भी मेजर करेगा। नेक्स्ट पैरामीटर इज एच इंडेक्स। इट डिटरमाइंस द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ रिसर्च प्रोड्यूस्ड बाय रिसर्चर जर्नल एंड एन इंस्टीट्यूट। एच इंडेक्स जो है वो स्कॉलर को भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जर्नल को भी, किसी इंस्टीट्यूट को भी। अब वो कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है? सपोज मैं एक रिसर्चर हूँ, मेरी पब्लिकेशन है 1, तो अगर मेरी उस पब्लिकेशन की 1 साइटेशन है तो मेरा एच इंडेक्स होगा 1। अब इसको फर्दर लार्ज लेवल पे देखते हैं। सपोज मेरी पब्लिकेशंस हैं 5, अगर मेरी हर पब्लिकेशन की साइटेशन एटलीस्ट 5 होगी तो मेरा एच इंडेक्स जो होगा वो होगा 5। सपोज मेरे किसी आर्टिकल की साइटेशन 3 है, किसी की 4 है, किसी की 5 है, तो फिर मैं उस टाइम एच इंडेक्स मेजर नहीं कर सकूंगी। फिर मैं कैसे एच इंडेक्स मेजर करूंगी? फिर मैं अपने कोई 4 पब्लिकेशंस को कंसीडर करूंगी और देखूंगी क्या कोई ऐसी 4 पब्लिकेशंस हैं जिनकी एटलीस्ट 4 साइटेशन अवेलेबल है मेरे पास, तो फिर मेरा एच इंडेक्स 4 बनेगा, एंड सो ऑन। इस तरह एच इंडेक्स कैलकुलेट करते करते जाएंगे। इसी तरह किसी जर्नल का भी एच इंडेक्स फाइंड किया जा सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का भी। एच इंडेक्स फॉर अ स्कॉलर इज फाइंड आउट by the help of number of publications is equals to number of citations, और उतना उसका स्कॉलर का एच इंडेक्स होगा। Next is sites per document. It measures the scientific impact of an average article published in the journal in last 2 years. ये scientific impact को measure करता है किसी भी आर्टिकल का, एवरेज आर्टिकल का जो कि जर्नल में पब्लिश किया गया है। ये सिमिलर फॉर्मूला पे कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि हम किसी इम्पैक्ट फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। Source normalized impact per paper. It measures the average citation impact of the publication of the journal. अब ये क्या करता है? ये जर्नल है, कोई जर्नल है, उसमें आर्टिकल्स होंगे, उन आर्टिकल्स की साइटेशंस होंगी, उन साइटेशंस का एवरेज लेके बताएगा कि इस
पब्लिकेशंस जो हैं, इन आर्टिकल्स की पब्लिकेशंस ही है ना, तो इस पब्लिकेशंस का जर्नल पे इम्पैक्ट क्या पड़ा है। फिर उसके बाद ये एक और काम, इस तरह हमें एक और फायदा हो जाएगा, अगर उसने एक पर्टिकुलर जर्नल्स की साइटेशंस का एवरेज लेके उसका इम्पैक्ट बताया है, तो वो कोई और जर्नल की भी मतलब दो जर्नल को आपस में कंपेयर भी कर सकेगा, उनकी साइटेशंस के दरमियान डिफरेंस भी बता सकेगा, और इस तरह हम डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया के वो जर्नल जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया को कवर कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं, उनकी साइटेशंस के दरमियान भी एक्यूरेट डिफरेंस को मैयर कर सकेंगे। नेक्स्ट इज मेडेलियन फैक्टर्स। यहाँ पे 6 फैक्टर्स यहाँ पे खत्म हो गए। मेडेलियन आगे से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कैटेगरीज कैसे दी जाती हैं, जेपीआई स्कोर की मदद से। फिर मैंने बताया कि जेपीआई स्कोर कैसे दिया जाता है, 6 फैक्टर्स की बेसिस पे। अब जो कैटेगरीज हैं उनको भी फर्दर डिवीजन मिली है, या फिर उनको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, वो बेसिस है, उसको फर्दर मेडेलियंस प्रोवाइड किया गए हैं। देखें, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। जो जिसको मैं जिस ये डब्ल्यू कैटेगरी के जिन जर्नल्स को प्लेटिनियम मेडालियन मिला होगा, उनकी नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी होगी वो डब्ल्यू कैटेगरी लूज करने की। जिनको गोल्ड मिला होगा, उनकी थोड़ी लो वेरी लो प्रोबेबिलिटी होगी डब्ल्यू कैटेगरी लूज करने की। सिल्वर की लो, और सिमिलरली जो ब्रोंज, जिस डब्ल्यू कैटेगरी को मेडालियन ब्रोंज प्रोवाइड किया जाएगा, वो रिस्क पे होगा कि वो कभी भी डब्ल्यू कैटेगरी को लूज करके एक्स या वाई पे जा सकता है। उसके बाद नीचे 3 और मेडालियन है, ऑनरेबल मेंशन, क्ले एंड नल। इसी तरह अब प्रमोट करने की बारी आ गई कि डब्ल्यू पे प्रमोट होने की कैपेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऑनरेबल मेंशन की लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग प्रमोटेड टू डब्ल्यू कैटेगरी, क्ले की वेरी लो प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग प्रमोटेड टू डब्ल्यू कैटेगरी, और नल की नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है टू ऑफ बीइंग प्रमोटेड टू डब्ल्यू कैटेगरी। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये देते हैं कि कोई भी जर्नल जो है, अगर हम चाहते हैं जेआरएस सिस्टम के अंदर इंडेक्स हो जाए, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इट इज पहला है, इट इज इंडेक्स्ड बाय एन इंडेक्सिंग एजेंसी, यानी वो एक इंडेक्सिंग एजेंसी से इंडेक्स्ड होना चाहिए, यानी वो के रिकॉग्नाइज होना चाहिए। वो जो एजेंसी होनी चाहिए वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एचईसी से टाइम टू टाइम। और रिसेंटली जो एचजेआरएस सिस्टम है, वो अपने अंदर जिन इंडेक्सिंग एजेंसीज के जर्नल्स को कंसीडर कर रहा है, वो वेब ऑफ साइंस और स्कोपस के हैं, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज हैं एचईसी से। जो सेकंड इसका क्राइटेरिया है, वो ये है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जर्नल, कि वो लोकल जर्नल होना चाहिए, और एचईसी की जो भी वाई कैटेगरी के लिए वाई कैटेगरी के जर्नल्स की रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल करना चाहिए। उसके पास इस सिस्टम की बेनिफिट क्या है। सिस्टम की बेनिफिट ये है कि हमें जर्नल्स की क्वालिटी के बेसिस पे जर्नल्स को रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, और रिकॉग्नाइज जर्नल कौन से हैं उनका पता भी चल जाएगा। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज जर्नल होंगे वो एचजेआरएस के सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये रिकॉग्नाइज जर्नल है। उसके बाद उसकी कैटेगरी भी पता चल जाएगी, जो कि आगे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, कैटेगरी इट फॉल्स। फिर अगर हमें ये भी नहीं पता कि हमें कहाँ पब्लिश करना है अपना, किस कौन से जर्नल अच्छा है और हमें कहाँ पब्लिश करना है अपना रिसर्च वर्क, तो उसके लिए हमारे पास जर्नल लिस्ट आ जाएगी, और हम देख लेंगे कि किसकी क्या कैटेगरी है, कौन सा जर्नल ज्यादा अच्छा है। और ये इवन दो उसके आगे से फर्दर सब्जेक्ट एरियाज भी आ जाएंगे, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम जो जर्नल सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड है कि नहीं है। हम टॉपिक वाइज भी जर्नल सर्च करते हैं। अब हमें कुछ नहीं पता, कि जर्नल्स का नाम भी नहीं पता, जर्नल्स के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो किस टॉपिक पे कर रहे हैं, तो हम टॉपिक वाइज भी जर्नल को सर्च कर पाएंगे, और फिर आगे अपना फर्दर काम प्रोसीड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब ये देख लेते हैं कि ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे हम इस पे हम जाके कैसे जर्नल्स को सर्च कर सकते हैं, इस पे हम कैसे जर्नल्स की कैटेगरी को देख सकते हैं, और वो सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, अब वो देखते हैं। तो अगर हम एच सिस्टम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं गूगल की वेबसाइट पे जाऊंगी, गूगल की वेबसाइट ओपन करूंगी। उसके बाद मैं अपना कीवर्ड टाइप करूंगी, जो कि है HJRS।
मैंने कीवर्ड इसलिए टाइप किया है कि बाज़-औक़ात हमें नहीं पता होता कि वेबसाइट कौन-सी है, किस वेबसाइट पे जाके सिस्टम ओपन होगा, तो कीवर्ड टाइप करने से हमें वो वेबसाइट भी मिल जाती है। तो अब ये देखें, ये आपके सामने नज़र आ रही है वेबसाइट जो कि लिखी हुई यहाँ पे लिखी हुई है। कीवर्ड टाइप करने से मैं उस वेबसाइट को ओपन करूँगी और जब मैं उस वेबसाइट को ओपन करूँगी तो वो सिस्टम जिससे हम जर्नल की इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारे पास खुल जाएगी। अब ये देखें, ये सिस्टम ओपन हो गया। अब सिस्टम ओपन हो गया, इसमें सबसे पहले जो है वो है जनरल सर्च। जनरल सर्च में सबसे पहले जो है, हम अगर मुझे किसी जनरल का नाम पता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मैं बड़े आसानी से इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं, जनरल नेम और ISSN। सबसे पहले मैं इसमें जनरल का नाम पुट करूँगी, जो कि है सपोज मुझे एक जनरल का नाम पता है जो कि है फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स। तो मैं यहाँ पे टाइप करने लगी हूँ फिजिक्स ऑफ द डार्क। अब ये देखें, अब मैं जो जनरल टाइप करने लगी थी, ये जो नीचे लिस्ट आ गई है जनरल की, इसका मतलब है ये वाले जो जर्नल्स हैं वो HAC से रिकॉग्नाइज्ड हैं, और फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स जिसको मैं डालने वाली थी वो भी HAC से रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये वो सारी लिस्ट ओपन हो गई। अब मैं फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स पे क्लिक करूंगी। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इस जर्नल की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो मैं क्या करूँगी, मैं जाके ये जो साइड पे रेड कलर में लिखा हुआ है फाइंड जर्नल, इसमें जाके मैं इस पे क्लिक कर दूंगी, फाइंड जर्नल। तो मेरे पास फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखें, ये मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन खुल गई। अब हम वन बाय वन हम देखते हैं कि ये फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स के बारे में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हुई है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है ISSN। ISSN एब्रिविएशन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर की, और ये 8 डिजिट कोड होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे 8 डिजिट कोड लिखा गया है। दरअसल ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है जर्नल की, और ये हर जर्नल को अलॉट की जाती है। और ये 8 डिजिट कोड आप नीचे देख लिया है आपने, और उसके बाद इसकी एक और बात ये है कि जनरल को भी आईएसएसएन नंबर अलॉट किया जा सकता है, आर्टिकल को भी। और इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे अगर आपको जनरल का नाम नहीं पता और आपने उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आप आईएसएसएन नंबर भी डाल सकते हैं, इसी तरह जिस तरह आप किसी इंसान के CNIC नंबर से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आईएसएसएन की इंफॉर्मेशन। ये जर्नल की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज्ड होता है स्पेसिफिकली। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। कंट्री, आगे लिखा है कंट्री, इसका मतलब है ये जो फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स है, ये नीदरलैंड से ऑपरेट होता है। यानी कंट्री का मतलब होता है कि जो भी जर्नल आप सर्च कर रहे हैं वो किस कंट्री से ऑपरेट होता है, तो ये नीदरलैंड से ऑपरेट होता है जर्नल फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स। उसके बाद लिखा है स्कोपस। स्कोपस एक वो रैंकिंग सिस्टम ही है, तो और ये इसके आगे लिखा है यस, इसका मतलब है कि ये जो जर्नल है वो स्कोपस में भी रजिस्टर है, और उसके आगे ही है वेब ऑफ साइंस, उसके आगे भी लिखा है यस, इसका मतलब है कि ये दोनों में रजिस्टर है। अगर ये दोनों में से किसी एक में भी रजिस्टर ना होता तो इनके आगे लिखा होता नो। अगर वो किसी एक के आगे भी नो लिखा है, इसका मतलब है वो किसी एक में रजिस्टर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही HAC से रिकॉग्नाइज्ड हैं, फिर भी HARS सिस्टम उसको अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। उसके आगे हम चलते हैं। इस तरह ये दो रैंकिंग सिस्टम के बारे में बता दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं, जो आगे लिखा गया है वो लिखा गया है सब्जेक्ट एरिया एंड सब कैटेगरी। ये हमें बताएगा कि फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स जो जर्नल है वो किस सब्जेक्ट एरिया और सब कैटेगरी को कवर करता है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट एरिया लिखे गए हैं जो कि हैं फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, और दूसरा लिखा गया है अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेस। अब यहाँ पे पूछा, ये तो सब्जेक्ट एरियाज हैं, तो सब कैटेगरी क्यों लिखा गया है? सब कैटेगरी इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं प्लस के साइन को क्लिक करूँगी तो मेरे पास उसके सब कैटेगरीज अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स फॉर फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। और अगर मैं इसी तरह अर्थ एंड प्लानिटरी की सब कैटेगरी को फाइंड करना चाहती हूँ, तो मेरे पास प्लस पे क्लिक करूँगी तो आ जाएगी स्पेस एंड प्लानिटरी साइंसेस, जो कि हैं उसकी सब्जेक्ट कैटेगरी। तो इसका मतलब है आपको पता चल गया सब्जेक्ट एरिया और सब्जेक्ट कैटेगरी के बारे में।
उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास, वो होती है जेपीआई। और जेपीआई को स्कोर कैसे दिया जाता है? जेपीआई को स्कोर दिया जाता है 6 पैरामीटर्स की बेसिस पे, जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिनको हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इसकी हमारे पास रॉ वैल्यू दी गई है और परसेंटाइल वैल्यू दी गई है। रॉ वैल्यू का मतलब होता है रफ एस्टिमेटेड वैल्यू, और परसेंटाइल वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज हम फिक्स किसी अमाउंट को फिक्स करके निकालते हैं, जैसे कि 100 को फिक्स कर लेते हैं और फिर परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटाइल वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ पर्सन्स के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, तो इसलिए हम इसको परसेंटाइल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये इसकी रॉ और परसेंटाइल वैल्यूज गिवन है इन 6 पैरामीटर्स की। और अब ये 6 पैरामीटर्स हमें हेल्प करते हैं जेपीआई को स्कोर देने में। अब यहाँ पे जो जेपीआई गिवन है, वो जेपीआई गिवन है 71। अब मैं बता दूँ जेपीआई कैसे दिया जाता है। जेपीआई इस तरह दिया जाता है कि हाँ, अ, जो इधर 71 दिया गया है, तो जिन जनरल को 1 से लेके 100 तक जीपीआई का स्कोर दिया जाता है किसी भी जनरल को। जिनका स्कोर 60 टू 100 होता है, उनको डब्ल्यू कैटेगरी दी जाती है। जिनका 30 टू 50 होता है, उनको एक्स कैटेगरी दी जाती है। और जिनका उससे बिलो होता है, उनको वाई कैटेगरी दी जाती है। जेपीआई की मदद पे कैटेगरी दी जाती है, और क्योंकि इसका स्कोर 71 है, इसलिए इसको डब्ल्यू कैटेगरी दी गई है। अब कैटेगरी को फर्दर मेडालियंस प्रोवाइड किए गए हैं। जो इसको इस जनरल को मेडालियन दिया गया है, वो है ब्रोंज। ब्रोंज मेडालियन देने का मतलब है कि ये जो जनरल है, वो रिस्क पे है कि वो कभी भी लूज़ कर सकता है डब्ल्यू कैटेगरी को। या मैं दोबारा रिपीट करूँगी, जेपीआई स्कोर के बेसिस पे डब्ल्यू कैटेगरी और डब्ल्यू कैटेगरी के बेसिस पे मेडालियन। तो ये मेडालियन ब्रोंज है, इसलिए ये कभी भी रिस्क पे है, ये कभी भी लूज़ कर सकता है डब्ल्यू कैटेगरी को। उसके आगे हमें दिया गया है सब्जेक्ट एरिया पोजीशन। सब्जेक्ट एरिया पोजीशन हमें क्या बताता है? सब्जेक्ट एरिया पोजीशन हमें ये चीज़ बताता है कि जो 1090 का अल्फ़ाबेट लेटर्स लिखे गए हैं मैथमेटिकली, वो हमें क्या बताएँगे? ये सब्जेक्ट एरिया पहले बता दूँ इस जनरल के, मैं पहले पीछे अभी आपको डिफाइन किए हैं कि फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस। तो टोटल इस सब्जेक्ट में टोटल जर्नल्स जो कि एसएससी से रिकग्नाइज हैं, वो 1090 हैं इस सब्जेक्ट एरिया में। और जो इस सब्जेक्ट एरिया में, यानी इस सब्जेक्ट एरिया में, मैंने बोला था फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस में टोटल जो जर्नल्स हैं जो कि एचईसी से लाइक हैं, वो हैं 1090। अब ये जो हमारे पास फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स जर्नल है, इसको जो पोजीशन दी गई है, वो है 252 पोजीशन, यानी इसको रैंक दिया गया है, या जो पोजीशन दी गया है इन सब्जेक्ट्स एरिया में, वो है 252। इस तरह हमारे पास इस जर्नल की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके सब्जेक्ट एरिया पोजीशन, आईएसएसएन और जीपीआई, सारा कुछ आ गया। उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद हम चलते हैं इस चीज़ की तरफ कि इसको हम जर्नल को आईएसएसएन के थ्रू कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं। हम आईएसएसएन को मैं जहाँ पे अगर एसएसएन के ज़रिए इसको फाइंड करना चाहती हूँ जनरल को, तो अगर आपको कोई कहीं लिखा मिल गया है आईएसएसएन नंबर, तो आप क्या करेंगे? अभी क्योंकि मुझे ज़ुबानी नहीं पता, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बैक जाऊँगी। अब यहाँ मैंने आईएसएसएन को क्लिक किया, और जो मैंने नंबर पेस्ट किया था, उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँगी। कॉपी करके मैं यहाँ पे इस आईएसएसएन नंबर के थ्रू जर्नल को फाइंड करूँगी। वही क्राइटेरिया है, जाके फाइंड जर्नल पे क्लिक करूँगी। जब मैंने फाइंड जर्नल पे क्लिक किया, क्योंकि ये फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स का आईएसएसएन नंबर था, वही कॉपी किया था, तो दोबारा वो जर्नल खुल गया, यानी आईएसएसएन थ्रू के नंबर में वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई जो कि मैंने जर्नल का नाम एंटर करके ली थी। अब दोबारा हम देखते हैं। अब हम ना किसी और जर्नल को देख लेते हैं। सपोज़ अब मैं जो न्यू जर्नल का नाम मुझे पता है, वो है
यूरोपियन फिजिकल जर्नल, अब ये देखें, ये यूरोपियन फिजिकल डालने से, हाँ ये देखें, मेरे पास सारे उन जर्नल्स की लिस्ट खुल गई जो कि एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसमें से मैं पहला वाला ही क्लिक कर लेती हूँ, उसकी ही इंफॉर्मेशन लगा लेती हूँ ताकि हम उन दो जर्नल्स को आपस में कंपेयर कर सकें। अब मैं फाइंड जर्नल पे गई तो मेरे पास इस जर्नल की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखें, उसी तरह इसका आईएसएसएन नंबर, ये कंट्री जर्मनी से ऑपरेट होता है और स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में भी ये रजिस्टर है। उसके बाद इस जर्नल की सब्जेक्ट एरिया सब कैटेगरी इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी है। सब कैटेगरी उसी तरह इंजीनियरिंग पे क्लिक करूँगी तो इंजीनियरिंग आ गई है और फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी आ गई है। उसके बाद वेब ऑफ साइंस और स्कोपस से दोनों से ये रजिस्टर है। और उसके बाद जेपीआई स्कोर इसको दिया गया है 93, जो कि बहुत ज़्यादा जेपीआई स्कोर है। मैंने पहले कहा था 60 से 100 वाले जेपीआई स्कोर उस पर कैटेगरी डब्ल्यू मिलती है, तो इसको कैटेगरी डब्ल्यू मिली है। और इसको जो मेडालियन मिला है वो इसको प्लेटिनम मिला है। इसका मतलब ये है, प्लेटिनम मेडालियन का मतलब ये है कि यूरोपियन फिजिकल जर्नल सी की प्रोबेबिलिटी टू लूज डब्ल्यू कैटेगरी इज नेग्लिजिबल, यानी बहुत कम चांसेस हैं इस जर्नल के डब्ल्यू कैटेगरी को लूज करने के। जो पिछला हमने देखा था जर्नल फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स, उसकी वो रिस्क पे था, वो कभी भी डब्ल्यू कैटेगरी से एक्स या वाई कैटेगरी में फॉल कर सकता था। यानी कैटेगरी को फर्दर मेडेलियन प्रोवाइड करने का यही बेनिफिट था। अब इसका सब्जेक्ट एरिया पोजीशन इंजीनियरिंग और फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी है, तो टोटल जो जर्नल हैं इस सब्जेक्ट एरिया में वो हैं हमारे पास 2829। और यूरोपियन फिजिकल जर्नल सी को जो पोजीशन दी गई है यहाँ पे वो दी गई है 88 पोजीशन। इसकी पोजीशन, इस जर्नल की जो पोजीशन है वो भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह हमने दोनों जर्नल्स को आपस में कंपेयर कर लिया। अब मुझे ये नहीं पता कि जर्नल का नाम भी नहीं पता, मुझे आईएसएन नंबर भी नहीं पता, तो मैं कैसे सर्च कर सकती हूँ? उसके लिए मुझे हमारे पास आगे ऑप्शन दी गई है डिसिप्लिन वाइज सर्च। मुझे ये तो पता होगा कि मैंने जो आर्टिकल लिखा है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है। इस मामले में हमारे पास डिसिप्लिन वाइज सर्च जो है वो काम आता है। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं, जर्नल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ओपन एक्सेस जर्नल और एक होता है क्लोज एक्सेस जर्नल। जो मैंने जर्नल्स जिन दो की अभी आपको एग्जांपल दी वो थे क्लोज एक्सेस जर्नल। क्यों, वो कैसे पता चले? इनकी पहचान ऐसी होती है कि इनके फर्स्ट लेटर्स जो होते हैं वो कैपिटल होते हैं और इनके जो बाकी लेटर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ये इनकी पहचान होती है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि ये जो जर्नल्स होते हैं वो मोस्टली फ्री होते हैं, लेकिन कुछ जर्नल्स इनकी सबमिशन फ़ी ले लेते हैं। कुछ सबमिशन फ़ी ले लेते हैं, मोस्टली ये फ्री होते हैं। पहचान इनकी फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होती है। इस तरह हमें पता चल गया और इसका मतलब है, जो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपको जिस जर्नल में आप करना चाह रहे हैं अपना आर्टिकल पब्लिश वो पेड है या फिर अनपेड है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, वो जो दो अभी एग्जांपल हो गई हैं हमारे पास क्लोज्ड की, क्लोज एक्सेस जर्नल की। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ओपन एक्सेस जर्नल कौन सा है। उसको देखने के लिए मैं रैंडम सा सर्च डालती हूँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइन। हाँ, तो ये देखिए, मैं जो सर्च कर रही थी वो मतलब रैंडम सर्च कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पहले 2 हैं वो हमारे पास क्लोज़ सर्च जनरल हैं और जो हमारे पास लास्ट 2 हैं वो हमारे पास ओपन एक्सेस जर्नल है। इसकी पहचान ये है कि इसके सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल होंगे और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो होते हैं वो पेड जर्नल होते हैं। ये पेड जर्नल होते हैं और पब्लिकेशन फ़ी कितनी होती है किसी जर्नल की? पब्लिकेशन फ़ी जो होती है वो $500 से लेके $1500 तक होती है, जो कि कोई भी जर्नल आपका आर्टिकल पब्लिश करने के लिए लेता है। पहचान दोनों की समझ आ गई। ओपन जो है वो तमाम लेटर कैपिटल होने चाहिए और जो क्लोज्ड है उसके जो है पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए। ये इनकी पहचान है। और ओपन जो है वो पेड है और वो क्लोज एसेस अनपेड है। अब डिसिप्लिन वाइज सर्च पे चलते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर आपको टॉपिक पता है, आपको जर्नल का नाम भी नहीं पता, आईएसएसएन नंबर भी नहीं पता,
तो आप क्या करेंगे? उस सूरत-ए-हाल में आप डिसिप्लिन वाइज़ रिसर्च का या सर्च का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन से आप फ़ायदा उठाएँगे क्योंकि आपको पता होगा कि आपके आर्टिकल जो आपने लिखा है, वो किस फ़ील्ड से रिलेटेड है। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप डिसिप्लिन वाइज़ सर्च का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये आपके पास देखें एरिया सब्जेक्ट एरिया आ गया। फिर सबसे पहले एरिया मुझे पता होगा मेरा सपोज़ कर लें मैथमेटिकल एंड फिज़िकल साइंसेज़ है। मैंने एरिया पे जाके क्लिक किया। उसके बाद सब्जेक्ट एरिया खुद ही आ गया केमिस्ट्री। अब मैं सब्जेक्ट की सब कैटेगरी अगर भी मैं डाल सकती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैंने लिखा है तो मुझे पता होगा फिज़िकल एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री डाल देते हैं। उसके बाद एच-ए-आर-एस यहाँ लिखा है ऑल एच-ए-आर-एस कैटेगरीज़। अगर आप चाहते हैं कि तमाम कैटेगरीज़ की लिस्ट आ जाए जो कि एच-ए-आर-एस की हैं डब्ल्यू-एक्स-वाई, तो आप ये ही रहने दें ऑप्शन, लेकिन आप सिर्फ वो जर्नल देखना चाहते हैं जिनकी कैटेगरी डब्ल्यू है, आप वो भी देख सकते हैं। वो आप कैसे देख सकते हैं? उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये यहाँ पे एरो को क्लिक करेंगे तो ये डब्ल्यू कैटेगरी के ऑप्शन है। आप डब्ल्यू कैटेगरी पे जाके क्लिक करेंगे और अब नीचे देख तो आपके पास रिफ्रेश का बटन इसलिए है कि वो लिस्ट नीचे आ जाए। अब ये देखें नीचे लिस्ट आ गई। अब डब्ल्यू उनकी कैटेगरी भी दी गई है और उसके मेडालियन भी प्रोवाइड किए गए हैं और मेडालियन के बेसिस पे उनको रैंक किया गया है। देखें, अब देखें कैटेगरी की फर्दर रैंकिंग कैसे प्लेटिनियम, गोल्ड और फिर एंड पे सिल्वर और नीचे यहाँ पे हमारे पास जो है फर्दर और लिस्ट भी हो सकती है ओपन। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक रिफ्रेश एक एक्सपोर्ट। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन क्या किया गया है, तो हम एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ अपने लेफ्ट साइड पे आप अपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे ये एक्सेल में एक लिस्ट, ये जो लिस्ट आपको यहाँ ऑनलाइन शो हो रही है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। डाउनलोड करके उसको या आप किसी ओपन फोल्डर किसी भी फोल्डर में सेव करके आप उसको ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार ऑनलाइन आके इन्हीं सब्जेक्ट एरियाज़ में आके लिस्ट को देखना नहीं पड़ेगा और आप बड़े आसानी से वहाँ से ही मतलब ऑफलाइन ही लिस्ट को चेक कर सकते हैं और किस जर्नल में अपना पब्लिश करना है वो पब्लिश कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ऑनलाइन लिस्ट, एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सेल पे लिस्ट आपकी आ जाएगी जिसको आप चाहें तो डाउनलोड के ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद लिखा है अबाउट एच जे आर एस। अबाउट एच जे आर एस में क्या है? अबाउट एच जे आर एस में एच जे आर एस की वो सारी बैकग्राउंड दी गई है और ऑब्जेक्टिव दिया गया है इनका उसकी फॉर्मल डेफिनेशन दी गई है, उसके जो फैक्टर्स डिफाइन किए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है जर्नल का कि कौन कौन से जर्नल जो कि एचईसी से रिकग्नाइज हैं या जेआरएस सिस्टम में आ सकते हैं। उसके बाद हर फैक्टर की फॉर्मल डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद मेडेलियन यानी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एच जे आर एस दी गई है इस ऑप्शन में अबाउट एच-जे-आर-एस। अब जब हम किसी सिस्टम के बारे में सर्च कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब हमें कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए हमें एक ऑप्शन दिया गया है एफ-ए-क्यू। एफ-ए-क्यू में क्या है? अब हम देखते हैं, सपोज़ आपके दिमाग में कोई सवाल है और आप चाहते हैं उसका आंसर आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। वो देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस ऑप्शन पे आएँगे। इस ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके आंसर दिए गए हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है आप अपने दिमाग में रखें और इस ऑप्शन पे आएँ। अगर देखें अगर आपका क्वेश्चन मिलता-जुलता है तो आप उसको सर्च कर लें और उसके बाद आपको उसका आंसर यहाँ से ईज़िली मिल सकता है और ऑब्वियसली जो पॉसिबल क्वेश्चन किसी भी रिसर्चर के या जो सिस्टम यूज़ करे उसके राइज होते हैं वो ही दिए जाते हैं। आगे ये लिखा है 2019 क्योंकि ये लॉन्च ही 2019 में हुआ था तो फॉर टेस्टिंग पर्पस और उसके बाद 2020 से ये एप्लीकेबल है तो बाद में इसकी ईयर वाइज सर्च भी कर सकेंगे। तो अब हमने कंप्लीट देख लिया कि ये चारों ऑप्शंस जो हैं 4-5 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ईच ऑप्शन किस बारे में हमें बताता है और इस तरह हमें सिस्टम की पूरी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर आपको जर्नल सर्च करना है, डिसिप्लिन वाइज सर्च करना है, एचईआर सिस्टम की अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आप इससे बड़ी आसानी से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।